हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग डेली बेसिस पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज भी हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि कल के पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 2018 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है 2022 में पूछे गए क्वेश्चन को। तो ये सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के जो 2022 में पेपर हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर है। सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर किसी भी जी के रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यही सारे क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए किसी भी अगर जी के रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? शशांक ने अपनाया था, मिहिरकुल ने अपनाया था, कनिष्क ने अपनाया था, या इनमें से कोई नहीं है जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो यहाँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? कनिष्क हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए, जो शशांक थे और मिहिरकुल थे ये दोनों क्या थे? बौद्ध धर्म के विरोधी थे। क्या थे? ये दोनों बौद्ध धर्म के विरोधी थे। लेकिन जो कनिष्क थे वो क्या थे? वो बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था। अच्छा, अब ये नहीं है कि सिर्फ कनिष्क ही थे जो बौद्ध धर्म के अपना अनुयायी थे या उसे अपनाया था, बहुत थे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हर्षवर्धन भी थे। कौन थे? हर्षवर्धन थे, कनिष्क थे, सम्राट अशोक थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे, बिंबिसार थे। ये सारे ऐसे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो हर बार शासक को बदल दिया जाता है एग्जाम के क्वेश्चन में। जैसे इस बार पूछा गया किसने अपनाया था, तो कनिष्क दे दिया है ऑप्शन में। कभी कभी अशोक दे दिया जाएगा, कभी कभी बिंबिसार दे दिया जाएगा। तो हम लोग क्यों ना ऐसा काम कर लें कि सारे सारे जितने शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था बिल्कुल एक ट्रिक में याद कर ले। तो ट्रिक क्या होगी हम लोगों की? तो देखिए, यहाँ से आप लोग एक ट्रिक ध्यान रखेंगे क्या और इस ट्रिक के माध्यम से जितने भी शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था जो पूछे जाते हैं सभी शासक के नाम बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? आप लोगों को ध्यान रखना है बापू का हाथ। क्या ध्यान रखना है? बापू का हाथ। बस बिल्कुल यही ध्यान रखेंगे, बापू का हाथ अच्छे से याद हो जाएगा। तो बापू के हाथ से क्या ध्यान रखेंगे? देखिए, बी से हो जाएगा बिंबिसार, ए से हो जाएगा अजातशत्रु, पी से हो जाएगा प्रसेनजीत, यू से हो जाएगा उदयन, के से हो जाएगा कनिष्क, ए से हो जाएगा अशोक, हाथ से हो जाएगा हर्षवर्धन। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, बी से बिंबिसार, ए से अजातशत्रु, पी से प्रसेनजीत, यू से उदयन, के से कनिष्क, ए से अशोक और हाथ से हो जाएगा हर्षवर्धन। तो क्या ध्यान रखेंगे? ध्यान रखेंगे बापू का हाथ। और इस ट्रिक के माध्यम से क्या हो जाएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा कि कितने शासक, कौन कौन शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और हाँ, इनको याद करने के साथ साथ इन दोनों को भी याद कर लेना। ये क्या थे? ये बौद्ध धर्म के विरोधी थी। तो ध्यान रखेंगे, शशांक और मिहिरकुल जो थे वो बौद्ध धर्म को यानी कि बौद्ध धर्म के विरोधी थे। और जितने भी शासक मैंने बताया, क्या बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे, कनिष्क थे, अशोक थे, हर्षवर्धन थे। ये सारे शासक कौन थे? जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या है? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? राजराज प्रथम ने, सूर्यवर्मन सेकंड ने, कृष्ण प्रथम ने, या नरसिंहदेव प्रथम ने? अच्छा, अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि किसने करवाया था और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि किस वंश ने कराया था। तो दोनों ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। अच्छा, सूर्यवर्मन सेकंड ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इनका ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है, अंकोर वाट का मंदिर। किसने नहीं नाम सुना होगा? सभी ने सुना है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया देश में। ये भी पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया देश में। किसने निर्माण करवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने निर्माण करवाया था, ध्यान रखिए। अच्छा, कृष्णदेव प्रथम ने किसका निर्माण करवाया था? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। अच्छा, नरसिंहदेव प्रथम ने किसका निर्माण करवाया था?
तो नरसिंह देव प्रथम ने, आप लोगों को पता होगा, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जिसे क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया था, नरसिंहदेव प्रथम ने। अब मैंने यहाँ पर हर यानी कि जितने भी ये राजा हैं इनके वंश को भी लिख दिया है, क्योंकि देखिए पूछ लिया जाए कोणार्क का मंदिर किस वंश ने निर्माण करवाया था, पूछ लिया जाए अंकोर वाट का मंदिर किस वंश के शासक ने निर्माण करवाया था, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार फिर से देख लेंगे, मैंने ऑप्शन बहुत सोच कर रखा है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखेंगे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखेंगे राजराज प्रथम ने। किसने, राजराज प्रथम ने। अच्छा, सूर्यवर्मन सेकंड ने किसका निर्माण करवाया था, तो मैंने बताया कि कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। अच्छा, अंकोर वाट का मंदिर पूछा जाता है किस भगवान से संबंधित है, तो भगवान विष्णु से, ये भी ध्यान रखेंगे। कृष्ण प्रथम ने किसका निर्माण करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने, ध्यान रखेंगे, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ है, एलोरा में है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में, पता होगा। तो एलोरा में क्या है, कैलाश मंदिर है। किसने निर्माण करवाया था, कृष्ण प्रथम ने। अच्छा, नरसिंह प्रथम ने किसका निर्माण करवाया था, तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा के, जो उड़ीसा में वो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो है जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, उसका निर्माण नरसिंह प्रथम ने करवाया था। अब यहाँ से ये देख लीजिए कि कौन किस वंश से संबंधित है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। राजराज प्रथम, इन्होंने किसका निर्माण करवाया, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में, और महाबलीपुरम मंदिर भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो दोनों ध्यान रखेंगे, क्या, बृहदेश्वर मंदिर और महाबलेश्वर मंदिर दोनों कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने। किस वंश से संबंधित है, चोल वंश से। अच्छा, सूर्यवर्मन सेकंड मैंने बताया इन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया, तो कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया, जो भगवान विष्णु से संबंधित है। तो सूर्यवर्मन सेकंड किससे संबंधित है, खामेर वंश से। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश के कौन है, कृष्ण प्रथम है। इन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है, किस वंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश। नरसिंह देव प्रथम, ये किस वंश से संबंधित है, गंग वंश से संबंधित है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया है, ध्यान रखें। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग हैं, आप लोगों को पता होगा। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। तो आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है। आप लोग ये क्वेश्चन जो है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के नीचे जितने भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोग कहीं से भी सर्च मार कर देखेंगे, 2022 के सेकंड शिफ्ट का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आप लोग कहीं से भी इसे देख सकते हैं। तो पेपर आपको आसान लग रहा है या हार्ड लग रहा है, ये डिपेंड करती है आपकी तैयारी पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की क्या है, ध्यान रखेंगे, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ये ऐसे रहेगा। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है। तो ध्यान रखेंगे, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को किसमें मापा जाता है, एंगस्ट्राम में मापा जाता है। किसमें, एंगस्ट्राम, ऑप्शन ए सही होगा। अच्छा, पार्सेक की बात कर ले तो आप लोगों को पता होगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्सेक ही होता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूरी से एक संबंधित होता है प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक होता है, तो दूरी का ही मात्रक होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जब पूछ ले दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो पार्सेक ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन है न्यूटन सभी को पता है, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल का ही मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो क्वेश्चन आजकल ये नहीं आता कि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन या डाइन, क्वेश्चन आता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो ध्यान रखेंगे 10 की घाते 5 क्या होता है, डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घाते 5 डाइन। अच्छा, ऐसे ही आता है ऊर्जा का मात्रक, क्या आता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो सभी को पता है जूल होता है। लेकिन आजकल ये जूल नहीं आता, अर्ग आता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। तो आप लोगों ने जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें देखा होगा, ये क्वेश्चन आया था, मैंने करवाया भी है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की घाते 7 अर्ग होता है, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, कैंडला किसका मात्रक होता है, तो कैंडला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है, ध्यान रखिए। ऐसे ही इसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, मैंने वो क्वेश्चन इसमें लिया नहीं है, आया था क्वेश्चन क्या कि 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, ये होता है, तो ध्यान रखिए।
अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या है, लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। लैंगिक अपराध से बच्चों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2012 में पारित किया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। लैंगिक अपराध से बचाने के लिए बच्चों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम लाया गया था किस वर्ष लाया गया था, 2012 में लाया गया था। किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार आता है एक क्वेश्चन कि दुर्गा पूजा के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा गरबा। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। और ये गरबा दुर्गा पूजा से संबंधित है। ये ऐसे ये क्वेश्चन आता है। और ऐसे ही ये क्वेश्चन आता है माघ बिहू। माघ बिहू के नाम से जाने जाने वाला इसमें से कौन सा त्यौहार है जो असम में मनाया जाता है। तो असम में बिहू मनाया जाता है। ऐसे कभी कभी तो सिर्फ बिहू ही आएगा, लेकिन ये बिहू 3 प्रकार का होता है, सभी को पता है, माघ बिहू, कटी बिहू और रंगाली बिहू। तो जो ये माघ बिहू है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि कल एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि जो रामनवमी है, कल वाले वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने कि रामनवमी वो किस महीने में मनाया जाता है। तो किस महीने में मनाया जाता है, अप्रैल में। मैंने ये कल बताया था। और कल ही मैंने ये बताया था कि ये जो होली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, ये सारे किस महीने में, हिंदू महीने के मनाए जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। रक्षाबंधन मैंने बताया था श्रावण महीने में मनाया जाता है। होली किस महीने में मनाया जाता है, तो मैंने फाल्गुन महीने में बताया था। दशहरा किस महीने में बताया था, तो दशहरा हो गया, ये बताया था। दशहरा किस महीने में होता है, अश्विन महीने में। और मैंने ये भी बताया था कि हिंदू महीने के नाम इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार भी ध्यान रखना, क्योंकि अब रामनवमी है, कभी कभी पूछेगा हिंदी महीने के अनुसार बताइए, तो अप्रैल हो जाएगा। अच्छा, वही पूछ लिया जाए कि हिंदी महीनों के नाम बताइए, हिंदी महीने में, तो अप्रैल हो जाता है। अगर देखिए, अगर इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार पूछेगा तब तो अप्रैल, अगर हिंदी महीने के अनुसार पूछ लेगा तो क्या हो जाता है, चैत्र हो जाता है। तो उसको भी ध्यान रखेंगे कि चैत्र होता है, बैसाख होता है, उसके बाद ज्येष्ठ होता है, आषाढ़ होता है, अश्विन होता है, कार्तिक होता है, और उसके बाद मार्गशीर्ष होता है, फिर क्या होता है, पौष होता है, फिर क्या होता है, मार्गशीर्ष के बाद पौष होता है, और फिर क्या होता है, माघ होता है, फिर फागुन होता है। ये होते हैं 12 महीने, जिसको हम लोग, फिर आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जो पहला महीना चैत्र होता है वो 12 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक होता है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल, और लास्ट महीना जो होता है फागुन का, वो भी क्या होता है, 15 मार्च से 15 फरवरी के बीच, 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच। तो ध्यान रखेंगे, इससे आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे। पहला महीना जो चैत्र होता है वो 15 मार्च से 15 अप्रैल, और लास्ट महीना जो फागुन होता है वो भी क्या होता है, 15 फरवरी से 15 मार्च। तो वापसी उसी पर लौट आता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये पूछ लिया जाए कि होली किस महीने में मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे फागुन, दशहरा अश्विन, और रक्षाबंधन किस महीने में मनाया जाता है, तो श्रावण महीने में। तो हम लोगों के यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, मकर संक्रांति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी शुष्क गर्मी वाली हवा है जो उत्तर के पश्चिमी सिंधु गंगा के क्षेत्र में बहती है। तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तर में जो हवा चलती है और गर्म हवा होती है, धूल के साथ चलती है, वो होती है लू। आप सभी लोगों को पता होगा कौन सी हवा होती है, लू कहते हैं इसे। ये उत्तर भारत में चलती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, तो समान नागरिक संहिता कौन प्रदान करता है। मैंने कई बार बताया है कि 4 बिल्कुल सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता का अधिकार दिया गया है। 40 में पंचायत है, 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, और 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग होने की बात बताई गई है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये सारे आर्टिकल 36 से 51 किसके बीच आते हैं, तो सभी लोगों को पता होगा 36 से 51 आर्टिकल किसके बीच आते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, राज्य को कल्याणकारी बनाना। तो यही एक क्वेश्चन ये भी आया था कि राज्य के कल्याणकारी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका है, तो मौलिक कर्तव्य था,
ये मौलिक अधिकार था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व था, और 2-3 ऑप्शन और थे, तो ध्यान रखेंगे। DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसका उद्देश्य क्या है, यही है। तो ये आंसर होगा। इसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने लिया नहीं है इसमें। कौन सा तांबे से अधिक क्रियाशील होता है? चांदी, प्लेटिनम, सोना, जिंक। केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, कौन सा तांबे से अधिक क्रियाशील होता है? चांदी, प्लेटिनम, सोना, जिंक। तो सभी लोगों को पता होगा कि तांबे, Cu, कापर से अधिक क्रियाशील कौन होता है? जिंक होता है। मैंने कुछ तत्व के नाम लिख दिए हैं जो क्रियाशील के घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील की बात कर ले तो पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर सीसा, लेड जिसे कहा जाता है, फिर मरकरी, फिर कापर, फिर Ag, फिर Au, चांदी और सोना। तो इतनी लिस्ट तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि इसी में से घुमाकर पूछेगा। अभी पूछा है कि कापर से अधिक क्रियाशील कौन है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि देख लिया जाए, कापर यहाँ है, लेकिन कापर से पहले मरकरी आ जाए, सीसा आ जाए, आयरन आ जाए या जिंक। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कापर देख पा रहे हैं, लेकिन कापर से पहले जिंक है। और ऑप्शन में भी हम लोगों के क्या था, ऑप्शन में भी देखिए इससे पहले क्या है, जिंक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चांदी, प्लेटिनम और सोना इससे कम से क्रियाशील हैं, तांबे से कम क्रियाशील हैं, तो ध्यान रखेंगे ये। और ये लिस्ट बिल्कुल याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी में से घुमाकर पूछेगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आप लोग बिल्कुल एज ए टीज क्वेश्चन देखेंगे, अगर कहीं से भी PDF डाउनलोड करके देखते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं, ये सारे क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 89 में है, ध्यान रखेंगे। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति जी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष आए हैं, तो ध्यान रखेंगे संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक बुलाने का काम तो हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी करते हैं आर्टिकल 108 के तहत। लेकिन जो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अच्छा, उपराष्ट्रपति की बात आ गया तो उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल सभी को पता होगा। 52 में उनके पद, 53 में कार्य एवं शक्तियाँ उनकी है, 54 में उनके निर्वाचन की बात की गई है, 55 में निर्वाचन किस प्रकार से होगा ये बताया गया है, 56 में उनके कार्यकाल बताया गया है, और आप लोगों को पता होगा 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है, 72 में उन्हें फांसी संबंधित सजा को भी माफ़ करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। ये सभी पता होगा आप लोगों को। आर्टिकल 80 के तहत क्या करते हैं, तो ये सारे आर्टिकल आप लोग उनसे ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अभी आर्टिकल 108 भी मैंने बताया क्या है, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। और ये भी पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के चुनाव में ऐसे कौन से 2 यूटी हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो दिल्ली एवं पांडुचेरी, ये दोनों नाम भी ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? उसकी लंबाई की। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो ध्यान रखेंगे किसके अनुक्रमानुपाती होता है? उसकी लंबाई के। तो राइट आंसर हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव हृदय में फुफ्फुस शिरा किससे जुड़ी होती है? मानव हृदय में फुफ्फुस शिरा किससे जुड़ी होती है? बाह्य अलिंद से जुड़ी होती है। किससे? बाह्य अलिंद से। अगर आप लोग अच्छे से भी टाइम भी है, अगर आप लोग अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, मुंडक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण है? मुंडक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ का उदाहरण है? अब आप लोगों को पता होगा मुंडक उपनिषद है। क्या है? मुंडक उपनिषद है। अच्छा, ये क्यों पता होगा? क्योंकि इसी से संबंधित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो भारत का आदर्श वाक्य है। भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते।
यह सभी को पता होगा। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। और ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। ये क्वेश्चन भी बनता है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक क्या होगा? कौन सा धार्मिक ग्रंथ है? ये है उपनिषद। अच्छा, पूछा जाता है कि वर्तमान में उपनिषद की कितनी संख्या है टोटल? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो कितनी संख्या है? तो वर्तमान में कितने उपनिषद हैं? तो ध्यान रखेंगे 108 हैं। कितने हैं? 108। 108 है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा कि उपनिषद, मुंडक क्या है? एक उपनिषद है और इसकी संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे इसकी संख्या कितनी है? 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा, जो WBC होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिकाएं। अच्छा, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है और इसमें क्या पाया जाता है? आयरन। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है। इन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? श्वास प्रणाल कहा जाता है। कीटों में जो गैसों के विनिमय आने जाने के लिए जो वायु नलियाँ होती हैं, कीटों में वायु के आने जाने के लिए जो वायु नलियों का एक जाल होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो श्वास प्रणाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वास प्रणाल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, चन्ना मेरे या संगीत निम्नलिखित में से किसका है? तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, किसका है? अरिजीत सिंह का है। अभी आप लोगों को पता होगा कि SSC GD में क्वेश्चन आया था कि एक दिन में 28 सॉन्ग गाकर किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो वो किसने बनाया है? सोनू निगम ने। SSC GD में क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी लोगों को पता होगा। ऐसा ही पूछा गया क्वेश्चन है कि चन्ना मेरे या संगीत किसका है? तो अरिजीत सिंह का है, ध्यान रखेंगे। वैसे पूछा जाता है, अगर स्टैटिक GK में चला जाए तो पूछा जाता है कि आप लोगों को पता होगा, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। पूछा जाता किसका है? तो सभी लोगों को पता होगा, गजल सम्राट। क्या है कि वो क्या है? चिट्ठी ना कोई संदेश, ये क्या है? तो ध्यान रखेंगे, ये एक गजल है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है किसका है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? सभी लोगों को पता होगा, फिनलैंड को कहा जाता है। और सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ये पूछ लिया जाए तो थाईलैंड होता है। अच्छा, पूछ लिया जाए उगते हुए सूर्य का देश, तो जापान हो जाता है। लेकिन मध्य रात्रि का सूर्य पूछ लिया जाए तो नॉर्वे हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होंगे, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है? जीवन का अधिकार, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता या समानता का अधिकार? 14 से 18 के बीच क्या है? 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 से में शिक्षा का अधिकार, और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है। और 19 में ये कितने अधिकार हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता में 6 अधिकार है, सभी लोगों को पता होगा। बोलने का अधिकार, सभा समूह बनाने के अधिकार, और कहीं भी आने जाने का अधिकार, ये सारे इसमें आते हैं। 6 अधिकार हैं टोटल, आप सभी लोगों को पता होगा। तो ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, बाकी सारे विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अच्छा, पूछा जाता है कौन से 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति आपात के समय भी भंग नहीं कर सकते या निलंबित नहीं कर सकते? तो आर्टिकल 20 और 21 दोनों, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर, अब ये करंट के क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एंडरसन को खेल में योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखेंगे कि जो एंडरसन है ये किस देश के हैं? तो ब्रिटेन के हैं, ध्यान रखेंगे। इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली है हाल ही में। हाल ही में खुबानी और महोत्सव, अभी देखिए करंट का क्वेश्चन है, अगर अभी जो पेपर होगा ये करंट के रूप में पूछा जाएगा, नहीं तो ये तो हमेशा स्टैटिक के रूप में पूछा जाएगा ना, कि खुबानी फूल महोत्सव किस राज्य का है? तो ध्यान रखेंगे लद्दाख। कहाँ का है? लद्दाख का है, ध्यान रखिए। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, क्या आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है? अच्छा, ये ट्रांसशिपमेंट सुविधा क्या होती है कि ये होती है जैसे कोई दूसरा देश है तो कोई दूसरा देश है तो
तो उसको अपने देश के माध्यम से 2 देशों को छोड़कर तीसरे देश में व्यापार करने की छूट देना और मतलब सुविधा देना। तो ये होता है ट्रांसशिपमेंट। तो भारत ने किस देश का समाप्त कर दिया है ये सुविधा? तो बांग्लादेश का समाप्त कर दिया है, रोक लगा दी है। तो ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।